अमिताभ बच्चन साहब की ज़िंदगी का हर चैप्टर एक नई कहानी कहता है जो किसी से छुपी हुई नहीं है। सलीका तहज़ीब की चादर ओढ़े अमिताभ एक आम आदमी से नायक बने, फिर अपनी ही ज़िंदगी के खलनायक, और फिर अपनी गलतियों से सीखते हुए अपनी मेहनत से महानायक। अमिताभ उस अर्श से गिरे थे जहां वो चूर चूर होकर बिखर सकते थे, लेकिन अपनी गलतियों को मानने की हिम्मत अमिताभ में थी। तो सदी का महानायक, बेताज बादशाह और शहंशाह बनने से कोई रोक भी नहीं सकता था। नारायण शंकर मोहब्बते के अमिताभ, जो अगर हाथ जोड़ते भी हैं तो सामने चाहे शाहरुख ही क्यों न खड़े हों, झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। अमिताभ अमिताभ हैं ये अब हम जानते हैं, लेकिन अमिताभ जब खुद को अमिताभ बना रहे थे तब सलीम जावेद साहब की जोड़ी ने जंजीर, दीवार, शोले जैसी फिल्मों में अमिताभ को जहन में रख कर स्क्रिप्ट लिखी, न कि स्क्रिप्ट में अमिताभ को सेट किया। लिहाजा सलीम जावेद साहब की जोड़ी का बहुत बड़ा हाथ रहा अमिताभ को एंग्री यंग मैन बनाकर लाखों दिलों में उतारने में। फिल्म कुली के बाद दौर शुरू होता है राजनीति। ये वक्त था 1984 का, जब अमिताभ राजीव गांधी जी के कहने पर पहली बार राजनीति अखाड़े में उतरते हैं और 8वीं लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा के खिलाफ इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ते हैं और 68% वोटों के साथ जीत दर्ज करते हैं। अभिनेता अब नेता बन चुका था, लेकिन ये दुनिया बहुत अलग थी। यहाँ कठोर हकीकत की कांटों से भरी झाड़ियाँ थीं। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया ये राजनीति अखाड़ा उनके लिए माकूल नहीं है। तभी 1986 में बोफोर्स घोटाले का गोला भी उनके ऊपर गिरा, जिसे वो झेल नहीं सके और 3 साल के बाद वो राजनीति से दूर हो गए। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा था, राजनीति मुझे आती नहीं है, राजनीति वाला स्वभाव नहीं है मेरा, मुझे राजनीति मालूम नहीं है क्या होती है। राजनीति एक बहुत बड़ा खेल है। अमिताभ ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी और बहुत काबिलियत से अपने और अपने परिवार को इस घोटाले के केस से साफ बाहर निकाला। लेकिन इस जीत की खुशी की उम्र थोड़ी छोटी थी। अमिताभ का फिल्मी करियर अब ढलान पर था, उनका जादू अब ख़त्म हो रहा था। तूफान, अजूबा, अकेला, इंद्रजीत, जादूगर जैसी कई फिल्में लोगों के बीच वो कमाल नहीं कर पा रही थीं। कुछ तो बदल चुका था, नई पीढ़ी ने कदम रखना शुरू कर दिया था और लोगों की पसंद भी बदल रही थी। लेकिन 1988 में शहंशाह ने फिर उम्मीद बढ़ाई अंधेरी रातों में। लेकिन ये अंधेरी रातें इतनी गहरी और लंबी होंगी, इसका अंदाज़ा खुद अमिताभ को भी नहीं था। जब अमिताभ ने कदम बढ़ाया प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इवेंट मैनेजमेंट की तरफ, अपनी कंपनी खोली ABCL 1987 में। और ये जानकर ताजुब होगा कि इस कंपनी का पहला प्रोडक्शन एक टीवी सीरियल था जो 1993 में दूरदर्शन पर दिखाया जाता था, देख भाई देख, जिसे हम सब ने बहुत इंजॉय किया। फिर 1995 में बड़े पर्दे पर फिल्म बॉम्बे के हिंदी डबिंग से शुरुआत की। और ये फिल्म अगर आप सभी को याद होगी तो इस फिल्म के गाने और कहानी दोनों कमाल के थे। तो इस तरह पहले ही साल में कंपनी ने 65 करोड़ का टर्नओवर किया और 15 करोड़ के मुनाफे में रही थी ये कंपनी, दैनिक भास्कर की माने तो इस तरह हिम्मत को पंख मिले और 1996 में ABCL ने कुछ और लोन्स लिए और ABCL के बैनर्स को बड़ा बनाया। इसके बाद बच्चन साहब से हुई सबसे बड़ी गलती, मिस वर्ल्ड पेजेंट को इंडिया में लाकर। ख्वाब बड़े थे, लेकिन उस वक्त के इंडिया ने इतने बड़े बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि बच्चन साहब को न तो स्पॉन्सर्स ही मिल पाए और ना ही ऑडियंस का प्यार। हालत ये हो गई कि ABCL मिस वर्ल्ड पेजेंट के ड्यूज तक भी क्लियर नहीं कर पाया। इस नुकसान से निकलने के लिए ABCL ने एक और कदम उठाया, बड़ी फिल्में बनाने की तरफ, ताकि नुकसान को रिकवर किया जा सके। और ABCL ने 2 फिल्में प्रोड्यूस की, तेरे मेरे सपने और 7 रंग के सपने। ये वो दौर था जब राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, रंगीला और बॉर्डर जैसी फिल्में आ रही थीं सुपरस्टार्स के चेहरे के साथ। वहाँ तेरे मेरे सपने अरशद वारिसी की पहली फिल्म थी जो न ही कमर्शियली कोई मुकाम बना पाई और ना ही अपनी छाप ही छोड़ पाई। 7 रंग के सपने बुरी तरह पिट चुकी थी। नतीजा ये हुआ कि नुकसान का दायरा हद पार करने लगा। खुद अमिताभ बच्चन को छोड़ दिया जाए तो कोई सुपरस्टार ABCL के पास था ही नहीं। तब अमिताभ बच्चन ने फिल्म बनाई मृत्युदाता और इसका हश्र पहले की 2 फिल्मों से भी बुरा हुआ। मृत्युदाता के साथ सारे सपने और रास्ते बंद हो चुके थे ABCL के।
हालत ये हो गई कि रोज़मर्रा के खर्चे भी भारी पड़ने लगे। मार्केट में खबर बहुत तेज़ी से फैल चुकी थी। इस स्ट्रगल के दौर में जगह जगह से मदद के हाथ बढ़े अमिताभ बच्चन की तरफ, चाहे पॉलिटिशियंस हों या फिल्म मेकर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट। धीरूभाई अंबानी जी ने अमिताभ बच्चन को अपने पास बुलाकर कहा था, अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो तुम मुझसे ले लो। जिसका जवाब अमिताभ बच्चन ने दिया था, मैं सपोर्ट चाहता हूँ, पैसे नहीं। अमिताभ बच्चन की खुददारी उनके कर्ज से कहीं बड़ी थी, लेकिन हकीकत ये थी कि ना ही उनके पास कोई काम था और ना ही पैसा। बच्चन साहब डूबते हुए सितारा थे दुनिया के लिए। लगभग 90 करोड़ के कर्ज में दबे बच्चन साहब ने एक फ़ैसला लिया। एक दिन सुबह सुबह पैदल चलकर यश चोपड़ा जी के घर पहुँचे और कहा, यश जी, कर्जा बहुत है, ABCL पूरी तरह से डूब चुकी है और इस समय पर मुझे एक चीज़ चाहिए आपसे, वो है काम। क्या आप मुझे दे सकते हैं? उस वक्त शाहरुख खान के साथ मुहब्बतें पर यश चोपड़ा काम कर रहे थे, साथ में बबन ईरानी भी थे। बच्चन साहब के हौसलों को सलाम करते हुए यश जी ने बबन ईरानी को हटाकर अमिताभ बच्चन को लिया। पूरी स्क्रिप्ट बदलनी पड़ी, मेहनत बहुत लगी, लेकिन एक बार फिर पूरी मेहनत के साथ अमिताभ बच्चन साहब बड़े पर्दे पर थे। ऐश्वर्या राय के पिता के रोल में काम तो मिल चुका था, लेकिन कर्जा बहुत बड़ा था, जिसने इतने बड़े कद के नायक को सिल्वर स्क्रीन पर लाकर खड़ा कर दिया। द गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में दिखे बच्चन साहब, जिसके पर एपिसोड लगभग 25 लाख चार्ज किया बच्चन साहब ने। और कौन जानता था ये गेम शो बच्चन साहब को एक बार फिर गोल्डन स्क्रीन से भी बड़ा सुपरस्टार साबित कर देगा। सिल्वर स्क्रीन से ही सही, गफलत का वो दौर गुजरने लगा था और साथ में कभी खुशी कभी गम, अक्स, आंखें, खाकी, देव, ब्लैक जैसी सुपरहिट फिल्मों के साथ ज़िंदगी का सूरज फिर से चढ़ने लगा था। और इस तरह अपने हौसलों और मेहनत के बदौलत अमिताभ बच्चन ABCL के कर्ज से निकल पाए। अब एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। गोल्डन स्क्रीन से सबसे बड़े सुपरस्टार बनकर उभरे अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी दूसरी पारी में भी पीकू, पा, पिंक, बागमा जैसी फिल्मों में मेन स्ट्रीम रोल से अलग कुछ नया कर दिखाया। अमिताभ बच्चन पर्दे के ही नहीं, असल ज़िंदगी के भी महानायक बन चुके थे। अमिताभ के महानायक बनने के सफ़र में अमर सिंह जी, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, का नाम भी जुड़ा रहेगा। जया बच्चन जी को समाजवादी पार्टी में शामिल करने से सांसद बनने तक के सफ़र में अमर सिंह साथ रहे। अमिताभ के बुरे दौर में पार्टी के विज्ञापनों और राजनीति अभियानों में बच्चन साहब को जोड़ा। 2 बूंद ज़िंदगी के 2002 में यूनिसेफ ने बच्चन साहब को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके अलावा तंबाकू निषेध परियोजना, TB और HIV एड्स उन्मूलन अभियान में भी अमिताभ बच्चन के चेहरे पर भारत ने भरोसा दिखाया। गुजरात पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन ही हैं। महाराष्ट्र के लगभग 350 किसानों के कर्ज चुकाए अमिताभ बच्चन ने और लगभग 44 शहीद जवानों के परिवारों की मदद की। उत्तर प्रदेश के 32 ज़िलों के 1398 किसानों के 4.5 करोड़ का कर्ज चुकाया। ABCL एक ऐसा नाम जिसे दुनिया कभी सक्सेस के तौर पे याद नहीं रखेगी, लेकिन नाकामयाबी को कामयाबी में कैसे बदलना है, इसके लिए पूरी दुनिया हमेशा ABCL का एग्जाम्पल देती रहेगी। अमिताभ चाहते तो कर्ज को मजबूरी बनाकर कोई और रास्ता भी चुन सकते थे। अच्छाई का एक तो बुराइयों के 1000 रास्ते होते हैं। यह अमिताभ के हिम्मत, हौसलों और सच्चाई की कहानी है, जिसमें साथ सभी थे, लेकिन लड़ना तो अमिताभ को ही था। अपनी गलतियों से सीखकर जिस ईमानदारी से अमिताभ आगे बढ़े, पूरी कायनात ने उन्हें महानायक बना दिया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन।